यह कहानी प्रेमपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के अधिकांश लोग किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश की कृपा पर निर्भर रहते थे। इन्हीं में से एक थे सुरेश, एक मेहनती, ईमानदार, लेकिन अपनी किस्मत से हमेशा नाराज रहने वाला किसान। सुरेश बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखे की वजह से सब बर्बाद हो जाता। एक दिन वह सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंचा। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। सुरेश ने देखा कि उसके अलावा आसपास के खेतों पर कोई काम करने नहीं आया था। हर साल यही कहानी, इतनी मेहनत करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। पिछले साल बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया, उससे पहले सूखे ने झटका दिया, अब इस साल भी। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और देखता है आसपास के खेतों पर कोई नहीं आया है। ये लोग कब तक सोते रहेंगे? मेरी तरह इन्हें भी तो फसल की चिंता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो आराम से रहते हैं। इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर सुरेश अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। सुरेश, इतनी धूप में काम करते हुए थक गए होंगे, आओ खाना खा लो। सुनते हो? आओ आकर खाना खा लो। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब राधा खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। सुरेश राधा के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? आप हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? भगवान पर भरोसा रखो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्या हुआ? अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का ही सही है। जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं, और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ। फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। हर साल वही हाल, मेहनत फिर बर्बादी फिर कर्ज, यही चक्र चल रहा है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। आप निराश मत होइए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ राधा, पर यह कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं न कहीं से कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है विधाता को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे, लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। सुरेश को खाना खिलाकर राधा वहाँ से चली जाती है और सुरेश फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। सुरेश अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक मोहन आता है। सुरेश को काम करता देखकर मोहन उसे आवाज लगाता है। अरे सुरेश भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए लगते हो। हाँ मोहन, सुबह से ही लगा हूँ, तुम तो बहुत देर से आए। अरे भाई, मैं तो आराम से उठा, सोचा खाना खाकर ही आऊंगा, पर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें क्या हुआ है सुरेश भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। क्या बताऊं मोहन, वही पुरानी बात, मेहनत करो फिर प्रकृति सब बर्बाद कर दे। अरे सुरेश भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसूं नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुई होगी, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। सुरेश भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? मोहन भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। अब मुझे तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वह पहले का समय था
जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मोहन भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद मोहन या सुरेश मोहन के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुरेश भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना यह राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वह तुम किसी और को नहीं बताओगे। तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। मोहन भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी सेठ के घर जैसा है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मोहन भाई, तुम मुझे वह दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। मोहन वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और सुरेश वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। मोहन भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। भाई यह क्या? ये तो चावल है। सुरेश भाई, ये कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं, ये मैंने चीन से मंगाए हैं। ये चीन से आए हैं नकली चावल, असली जैसे दिखते हैं लेकिन बनावटी। इन्हें अपने चावल में मिलाकर बेचो, 2 गुना मुनाफा। मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए, और यह चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं भाई? मैंने जैसे कहा था, ये कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साज सामान देख रहे हो सब इसके बदौलत ही आया है। जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। मोहन भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग है। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। ये चावल नकली है, पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता कि ये नकली चावल है और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई पर यह तो गलत है। ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हमें क्या, हमारा तो फायदा हो रहा है। जब हमारी फसल बर्बाद होती है तो कोई हमारा नुकसान नहीं पूछता। हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, यह गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। नहीं मोहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने ईमान से नहीं खेलूंगा। सुरेश भाई, एक बार फिर सोच लो। ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का यह संभाल लेंगे। सुरेश मोहन के घर से निकल जाता है। सुरेश फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते सुरेश परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? मैं अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही। फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस कर काम चलाऊंगा? तभी वहाँ पास से एक पंडित जी गुजर रहे होते हैं और सुरेश को इतना परेशान देखकर उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? नहीं पंडित जी, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है पंडित जी। मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वह मेरा साथ कभी नहीं देती है। पंडित जी, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। पंडित जी, मेरे पुश्तैनी किसानी ही करते आ रहे हैं, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना पंडित जी। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचें तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। पंडित जी, मेरे अगल बगल वालों में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। पंडित जी,
मैं वह रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वह सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वह जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? पंडित जी, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताओ तो। पंडित जी, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरी तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती थी, तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है, बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। पंडित जी, उन्होंने चीन से चावल मंगा लिया है और वह उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वह बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो बेटा, इसमें क्या गलत है? तुम भी चीन से मंगा लो और उन्हीं की तरह बेचो, नहीं? पंडित जी, आप शायद समझे नहीं, वो चावल जो चीन से मंगाए हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया गया है, यानी वह नकली चावल है? हाँ पंडित जी, वह चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। पंडित जी, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने। तुमने अच्छा किया वह रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। बेटा, तुमने सही फैसला लिया, नेकी का फल जरूर मिलता है। पंडित जी, अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधार आए? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाके यह चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा? तो एक बार उनसे पूछकर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। फिर क्या था, सुरेश वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। सुरेश घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाकर बुलाता है। राधा, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया, बोलिए क्या बात करनी है। राधा, तुम तो जानती हो हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है, कौन है वह? और आप उनसे वह तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है? पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वह रास्ता थोड़ा अटपटा है। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वह चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन। राधा, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं, उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है और वह काफी सस्ते मिलते हैं। पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं। मुझे यह गलत लगा तो एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। वाह राधा, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए यह सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर अगली सुबह सुरेश पंडित जी से मिलने अपने घर से निकलता है। सुरेश जब वहाँ पहुँचता है तो पंडित जी वहाँ नहीं होते हैं और पंडित जी को वहाँ नहीं पाकर वह थोड़ा मायूस हो जाता है। यह क्या, पंडित जी तो यहाँ नहीं है, अब क्या कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? तभी पंडित जी अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा, तुम बोलो। बेटा, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ पंडित जी, मैंने मेरी पत्नी से बात की और उसे यह भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी तरह मेरी जैसी है। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम एक समय भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है।
पंडित जी, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी फिर उसे एक पोटली देते हैं। पंडित जी, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। पंडित जी, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है, तो पंडित जी, मैं चलता हूँ। सुरेश फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। सुरेश सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। फिर अगली सुबह सुरेश सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर पंडित जी की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर राधा की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह सुरेश और राधा की नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसना नहीं पड़ेगा।